सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 9 और अध्याय 10 के ब्लूप्रिंट आधारित और प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर। तो इस अध्याय से आपको कुल 11 नंबर के प्रश्न पूछेगा और 11 नंबर में एक प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा और एक प्रश्न सही जोड़ी का रहेगा और उस एक प्रश्न 4 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। इस आधार पर वार्षिक परीक्षा में आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे और आने वाले वीडियो में हम आपको अध्याय 8 के प्रश्न उत्तरों का वीडियो भी डालेंगे, जो कि प्रश्न बैंक और ब्लूप्रिंट आधारित। तो वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके और उनका अध्ययन जारी रहे। तो देखिए कि बहुविकल्पी प्रश्न, बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन से हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से रखा गया है? तो यह बरकतुल्ला स्वतंत्रता सेनानी के नाम से रखा गया है। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो शंकर दयाल शर्मा को। उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान, करो या मरो का नारा खालिस्तान आंदोलन से दिया गया। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से दिया गया। ये आपको सही जोड़ी या सही विकल्प में पूछ सकता है। 1928 में क्रांतिकारियों ने खालिस्तान का गठन किया। तो 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया। भारत के स्वाधीनता के समय खालिस्तान भारत के वायसराय थे। तो माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। 1905 में बंगाल प्रांत में बंगाल और खालिस्तान सम्मिलित थे। तो बंगाल और बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। रानी लक्ष्मीबाई ने खालिस्तान की मदद से ग्वालियर के किले को जीता। तो तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर के किले को जीता। रानी अवंतीबाई खालिस्तान जिले के रामगढ़ की रानी थी। तो यह मंडला जिले की रानी थी रानी अवंतीबाई। फिर देखते हैं हम सत्य असत्य, दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नहीं, यह असत्य है, यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था, यह भी असत्य है। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास किया गया, यह सत्य है। रानी लक्ष्मीबाई का शहीद स्थल झांसी में है, असत्य। प्रजामंडल पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती है, तो यह भी सत्य है। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन आजाद हिंद फौज के सेनानी थे, सत्य है। रोलेट अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था। मंडला जिले के रामगढ़ की रानी का नाम रानी अवंतीबाई था। फिर संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को हुई। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान को कहा जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 को भारत आया था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। फिर देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। अब हम देखते हैं कि सही जोड़ियां, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया। आजाद हिंद फौज, तो आजाद हिंद फौज का संबंध है कैप्टन मोहन सिंह से। और उसके बाद जंगल सत्याग्रह, तो जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था। और चावल सत्याग्रह यह रीवा में हुआ था। और चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर का था। इसके बाद हम देखते हैं जो 4 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर। तो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है? तो कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अपने सभी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पास किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय भी किया गया और यह भी निर्णय लिया गया
किया कि हर वर्ष 26 जनवरी के दिन संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और उसके मनाए जाने से जन साधारण में एक बड़ा जोश पैदा हुआ और पूर्ण स्वराज्य का संदेश घर घर पहुंच गया। इसी कारण लाहौर अधिवेशन का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे जलियांवाला बाग का विरोध और रोलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज्य की प्राप्ति। और कार्यक्रम तो सरकारी नौकरियों का त्याग किया गया उस समय, और विधानमंडल में सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया और सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार हुआ। सरकारी करों की अदायगी न करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। असहयोग आंदोलन का महत्व, यह आंदोलन देश के प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। इसमें सभी धर्मों क्षेत्र के लोग सम्मिलित थे और इस आंदोलन से राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। कांग्रेस दल के नीतियों में परिवर्तन हुआ। यह आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन था। अगला प्रश्न आता है, कांग्रेस का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में हुआ था, किंतु बाद में इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया और उग्र राष्ट्रवादी सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया और यहीं से उग्र राष्ट्रवादियों का विरोध शुरू हो गया। उदारवादियों एवं उग्र राष्ट्रवादियों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि समाजवादियों ने उग्र राष्ट्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। सूरत अधिवेशन की घटना ने कांग्रेस के उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को सोचने पर विवश कर दिया, किंतु दोनों पक्षों के कुछ नेता मतभेद को समाप्त करने पर एक मत नहीं हुए। इसके कारण अंततः कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसे सूरत की फूट कहा जाता है। कांग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ और सरकार ने इसे अपने जीत के रूप में प्राप्त किया। अगला प्रश्न आता है, क्रांतिकारी आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ और क्रांतिकारियों का विश्वास था कि अहिंसा वैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। क्रांतिकारी मानते थे कि हिंसा और भय दिखाकर स्वराज्य या स्वशासन प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे मातृभूमि को तत्काल विदेशी बंधन से मुक्त करना चाहते थे। सरकार ने उग्र राष्ट्रवादियों का कठोरता के साथ दमन किया और सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। सैकड़ों को आजीवन कैद के लिए जेल में डाल दिया गया। इसके चलते धीरे धीरे आंदोलन शिथिल हो गया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन का विशेष महत्व है। क्रांतिकारियों ने त्याग और बलिदान से युवाओं में प्रेरणा का काम किया और क्रांतिकारियों के रक्त में राष्ट्रीयता देशभक्ति की भावना जागृत हुई, जिसका भारत के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारत के स्वतंत्रता में आजाद हिंद फौज की भूमिका। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। देखिए कि जापानियों द्वारा ब्रिटिश सेना के अनेक सैनिक युद्ध बंदी बना लिए गए और उसमें एक सैनिक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह थे। उन्होंने भारतीय युद्ध बंदियों को संगठित कर 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इस फौज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करना। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जापान पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज के संचालन का कार्य उनको सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के पश्चात घोषणा की कि ईश्वर के नाम पर मैं पवित्र शपथ लेता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ लोगों की स्वतंत्र कराऊंगा। मैं एक पवित्र युद्ध को अपने जीवन के अंतिम सांस तक रखूंगा। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का भी नारा दिया। 1944 ईस्वी में रंगून से
प्रस्थान कर बर्मा में अंग्रेजों को पराजित करने के पश्चात भारत में प्रवेश किए। शीघ्र ही रामू, कोहिमा और प्लेम तिद्दी आदि स्थानों को मुक्त कराकर वहां भारतीय तिरंगा अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल को घेर लिया, किंतु वर्षा के आदिज्ञ और रसद की कमी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और मई 1944 में जर्मनी और जापान की स्थिति कमजोर हो गई, जिससे आजाद हिंद फौज अभाव और निराशा की मनोस्थिति में बिखरने लगी। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस ने सेना में पुनः जोश भरने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। इस प्रकार भारत को आजाद कराने का उद्देश्य पूरा न हो सका, लेकिन आजाद हिंद फौज की गतिविधियों ने भारत में स्वतंत्रतावादी और भारत में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष को सशस्त्र बनाया। भारत की नौसेना और वायुसेना की शासन की पद्धति का विरोध करने की प्रेरणा मिली और वास्तव में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया और भी अधिक तीव्र कर दी। अगला प्रश्न आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? यह आईएमपी प्रश्न है भी। दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस सर्वसम्मति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दी गई। वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता मामले को मानने से इनकार कर दिया, परंतु गांधी जी ने अभी भी समझौते की आस रखी थी। अंततः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत की। गांधी जी ने यह भी घोषणा की कि मांगे स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। गांधी जी कहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूक रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए और हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाए, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% कमी हो और कपड़ों का आयात कम हो। वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। अंततः गांधी जी ने योजना अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन का मध्य प्रदेश में क्या योगदान था? तो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 6 अप्रैल के दिन गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा। इसी दिन मध्य प्रदेश में आंदोलन फैल गया और जबलपुर में सेठ गोविंदास और द्वारका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। 8 अप्रैल को शिहोरा, मंडला, कटनी और दमोह में जुलूस निकले। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां जनता ने सत्याग्रह में भाग न लिया हो। 14 जुलाई 1933 को गांधी जी के नेतृत्व पर सामूहिक सत्याग्रह बंद हो गया। इसके पश्चात व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था। इसके पश्चात 1942 तक पूरे मध्य प्रदेश में रचनात्मक कार्य हुए और अलग अलग घटनाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का योगदान। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना की वृद्धि के लिए अनेक कारकों का सहयोग रहा, जिसमें समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो देखिए, उस समय केवल अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हुए जिसमें ब्रिटिश शासन की अन्यायी और दमनकारी नीति ने जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इसमें से थे कर्मवीर, अंकुश और सुबोध सिंधु, खंडवा का न्याय सुधा, हरदा का आर्य वैभव, बुरहानपुर का लोकमत, जबलपुर और प्रज्ञा मंडल पत्रिका इंदौर का और सरस्वती विलास जबलपुर का, साप्ताहिक आजाद एवं सुबह वतन भोपाल का आदि। ब्रिटिश शासन के प्रतिबंधों के कारण जब समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सके, तब गुप्त बुलेटिन एवं पर्चों ने जन जागृति का कार्य किया। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संविधान अधिनियम क्या है और उसके प्रमुख प्रावधान क्या? तो देखिए कि माउंटबेटन ने योजना अनुसार सरकार से हस्ताक्षर की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को कांग्रेस के लीक और अनुमोदन के लिए भेजा गया और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विधेयक को ब्रिटिश संसद ने पारित किया।
तो ये थे, देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें भी सत्ता सौंप दी जाएगी। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश साम्राज्य करेंगे। सिंध, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान तथा असम का सिलहट जिला और पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेंगे। दोनों राज्यों की संविधान सभाएं अपने अपने संविधानों का निर्णय करेगी। दोनों राज्यों में नवीन संविधानों के निर्माण पर शासन 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र ध्वज के सदस्य बने रहने या छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। और 15 अगस्त 1947 से भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न आता है कि भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। वायसराय लॉर्ड रिपन ने भारत में जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को भी फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया गया और भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। यह भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इस बिल का संगठित होकर के विरोध किया। इसे काला कानून कहा। अंततः ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा और भारतीयों के मन में इसका गहरा प्रभाव पड़ा और इल्बर्ट बिल को अंग्रेजों द्वारा प्रजाति भेदभाव की नीति से उजागर किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में संवैधानिक प्रावधानों में पुनर्विचार और उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए 7 सदस्यीय दल 1928 में भारत आया और दल में प्रमुख सर साइमन थे, इसलिए उसे साइमन कहा गया और इस दल में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। इस आयोग ने जिन बातों पर विचार करने को कहा उसमें भारतीय जनता को स्वराज्य पा सकने पर भी विचार नहीं किया गया था। जब कमीशन भारत पहुंचा तब उसका पूरे भारत में जोरदार विरोध किया गया और पंजाब में कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ लगा रहे थे और पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे। कोई 5 कारण लिखिए। क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने से तथा क्रिप्स के द्वारा कांग्रेस की असफलता के उत्तरदायी ठहराए जाने के कारण भारतीय जनता में अत्यंत असंतोष तथा निराशा की भावना उत्पन्न हो गई। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन सेनानियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, परंतु यह आंदोलन कुछ मायनों में असफल रहा। तो क्या मायने थे? संगठन और निश्चित योजना का अभाव, ब्रिटिश शासन का शक्तिशाली होना, राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाया जाना, मुस्लिम लीग की राजनीति, कठोर दमन चक्र और सांप्रदायिकता का होना। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो ये असहयोग आंदोलन में देखिए मध्य प्रदेश का योगदान। फिर आता है झंडा सत्याग्रह, यह आईएमपी प्रश्न है। ये झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह इस अध्याय के आईएमपी है। झंडा सत्याग्रह, राष्ट्रीय ध्वज किसी राष्ट्र की असीमितता और संप्रभुता और गौरव का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में के दिनों में चरखा युक्त तिरंगे झंडे को यह सम्मान प्राप्त हुआ और 1923 इस ध्वज की आन बान शान को लेकर के ऐसा प्रसंग आया जिसमें न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा में वृद्धि हुई वरन अंग्रेजी हुकूमत तक को उसे मान्य करने पर विवश होना पड़ा। इसलिए कि इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन की तैयारी के लिए गठित कांग्रेस की समिति जबलपुर आई और जिसके नेता हकीम अजमल खां थे और जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि खां साहब को अभिनंदन पत्र भेजा जाए। जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया जाए। इसके
इसका विरोध ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर भड़क उठा और उसने पुलिस को तिरंगे झंडे को उतरवा करके पैरों से कुचलने का आदेश दे दिया। इस प्रकार से झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो यह आपके इस अध्याय के परीक्षा उपयोगी और प्रश्न बैंक जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया प्रश्न बैंक है, उसके आधार पर ये हमने प्रश्न उत्तर आपको बताए। आने वाले वीडियो में हम आपको अध्याय 8 के प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि उनका भी अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।